अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो उसके लिए एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया था। कोलसराश नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलसराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयन माइग्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोग होल सोल उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई भी करेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस आता है तो ऐसे केस में हमको एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन भी निकालना होता है, यानी किस एक्सटेंट तक रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बातें समझ में आ सकें। तो कोलसराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयन माइग्रेशन, या सिर्फ कोलसराश लॉ ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो, जो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है यानी लैम्डा नॉट एम ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन और कैटायन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जैसे हम सपोज़ कर लें कि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके कैटायन की हो गई और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके एनायन की होगी, तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट निकल जाता है। ठीक है, सोलली उनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके जो कंट्रीब्यूशन से, जी मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो तो जाहिर सी बात है एक एनायन और एक कैटायन से बना होगा, तो उसके कंट्रीब्यूशन का जो हम सम करेंगे तो हमको टोटल का मिल जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर हमारे पास NaCl है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हम वीक की भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, NaCl है, तो इसका अगर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो क्या करेंगे? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ये कैपिटल लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर आयंस एक से ज़्यादा हों, जैसे बेरियम क्लोराइड की बात की जाए, तो बेरियम क्लोराइड में अगर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा नंबर ऑफ़ मोल्स का भी। यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, हम इसके आगे न्यू लिख देते हैं, इस न्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को, नंबर ऑफ़ मोल्स को। तो चलिए, नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ़ आयंस के लिए, दोनों बात एक ही हो जाएगी जब एक आयन होगा तो। ठीक है, तो ऐसे केस में इंडिविजुअली बात एक नहीं होती, समझाने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा? Ba2 प्लस और लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब क्योंकि 2 क्लोरीन है तो इसके आगे हमको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए हमको कैलकुलेशन करनी है। और लास्ट ईयर 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, यानी 23-24 वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें पहले ही क्वेश्चन जो सेट हमारे जो जोन में जो बटा था सेट फर्स्ट, उसका फर्स्ट ही क्वेश्चन जो है यही था। ठीक है, एक आयन दिया था एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट, इसका हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना था। तो इसकी लिमिटिंग मोलर एल्युमिनियम की, उस क्वेश्चन में ना एल्युमिनियम की हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं याद है, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं जनरली कि दिया था कि एल्युमिनियम की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो सपोज़ कर लेते हैं 100 है, और सल्फेट की जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो मान लेते हैं 10 को मान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, प्लीज़ डोंट माइंड इट। ठीक, उसका पूछा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। सो क्या होगा इसमें? इस केस में हमारे पास एल्युमिनियम का गिवन है, ठीक है, और हमारे पास सल्फेट का गिवन है। ठीक है, SO4 2 माइनस का। तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एल्युमिनियम 2 है तो 2 लैम्डा नॉट Al3 प्लस प्लस 3 सल्फेट क्योंकि 3 है इसलिए 3 लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू थी 100, तो 2 × 100 प्लस 3 × 10, तो क्या हो जाएगा? 200 और 30। दैट मीन्स कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट क्या हो गई? 230। ये सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। ठीक है,
यहाँ पर वो कुछ और क्वेश्चंस में उन्होंने वैल्यूज़ दी थी, मगर ये क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स में, MCQ में ही ये सवाल था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कोल्स-रॉस लॉ से, तो हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा नंबर ऑफ़ मोल्स का भी। ठीक है, ये कितने नंबर ऑफ़ आयंस कनेक्टेड हैं। अब कंसीडर करिए कि एनी कंसंट्रेशन C, एट एनी कंसंट्रेशन C, अगर अल्फ़ा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लें, जो कि हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, अल्फ़ा इज़ अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मीन्स कि अल्फ़ा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों का रेशियो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अप्लाई करें तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट कम्प्लीटली नहीं होता है, तो ये प्लस और B माइनस बनाएगा। ठीक है, इनिशियल केस में अगर हम बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन C होगी, इसकी 0 होगी, इसको 0 होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे अगर बात की जाए तो इक्विलिब्रियम पे हम कंसीडर करते हैं कि ये C अल्फ़ा बना है, तो यहाँ से C माइनस C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K विल बी, तो होता क्या है हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो A प्लस B माइनस अपॉन AB, दैट मीन्स कि हमारे पास C अल्फ़ा अपॉन C माइनस C अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर C माइनस C अल्फ़ा, यहाँ से हम C को कॉमन कर लेंगे तो C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फ़ा, ऊपर से ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास एक छोटा सा इक्वेशन बचेगा क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन को। ठीक है, अब क्योंकि हमको पता है कि अल्फ़ा जो है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। जब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको क्या मिल जाएगा, C लैम्डा m स्क्वायर लैम्डा नॉट m इन दी ब्रैकेट लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m, ये इक्वेशन हमको मिल जाता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, हम इस तरह से आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। खैर, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसे कैलकुलेट किया जाता है वीक के लिए ही, मगर ये जो लॉ है ये पूरा अप्लाई हो जाता है हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पे, यानी कि एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रियल लाइफ एप्लीकेशंस, यानी कि कुछ बैटरीज़, कुछ फ्यूल सेल्स वगैरह। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का बिल्कुल यूज़ कीजिएगा, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो और भी लोगों से शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।